नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 3 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, लेकिन एक में भी प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे। क्या यह बात आपको ठीक लगती है? अब यह बात दुनिया भर में बार बार छपने लगी है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सवाल जवाब से बचते हैं। यह बात विश्व के नेताओं ने भी स्वीकार कर ली है कि वे स्वतंत्रता, लोकतंत्र पर भाषण देकर चले जाते हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती है, सवाल जवाब क्यों रोक दिया जाता है, इस पर बोल नहीं पाते हैं। महाशक्ति कहलाने के नाम पर हर नेता लोकतांत्रिक मूल्यों से 4 कदम पीछे हटने में अब संकोच नहीं कर रहा है। इस वीडियो में हम G20 के सदस्य देशों में मीडिया की हालत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं जामा मस्जिद के इलाके में। यहाँ की बाजार समिति ने अपनी तरफ से इलाके को काफी सजा दिया है ताकि वे भी G20 के स्वागत में किसी से पीछे नजर ना आए। मेहमान जब इधर आ गए तो उन्हें लगे कि यह इलाका भी रोशन है। मटिया महल बाजार संघ ने जामा मस्जिद के सामने से लेकर 1 किलोमीटर तक लाइटिंग करा दी है। कारपेट से लेकर गमले वगैरह लगा दिए हैं। खुद से ही गड्ढों को भर दिया गया है ताकि विदेशी मेहमानों की शान में कोई कमी ना रह जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली के कई बाजारों की समितियां इसी तरह चाहती थीं कि बाजार बंद ना हो ताकि वे भी अपनी सजावट से मेहमानों को आकर्षित करें और अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी। फिलहाल इस इलाके में जनता G20 मना रही है। अब हम आते हैं G20 बनाम मीडिया 20 पर। G20 के कई देशों में मीडिया की हालत खराब नहीं है, बल्कि बहुत ही खराब हो चुकी है। मीडिया को कुचला जा रहा है, मगर इस पर कहीं चर्चा नहीं। फिर भी व्हाइट हाउस के कारण प्रेस का सवाल चर्चा में आ गया। व्हाइट हाउस ने पूरी दुनिया के सामने इसे उजागर कर दिया कि उसके अधिकारियों ने हर तरह से पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की आपसी बातचीत के मौके पर सवाल जवाब हो जाएं, लेकिन मना कर दिया गया। अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी करिन जॉन-पियर को कहना पड़ा कि हम जानते हैं कि जब भी राष्ट्रपति बाइडेन विदेश के दौरे पर होते हैं, तब आप पत्रकारों के लिए कवर करना कितना महत्वपूर्ण होता है। हम भी इसे मानते हैं और हमसे तो जो बन पड़ता था, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारी प्रेस को कितना जरूरी मानते हैं, इसके लिए उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की, मगर नतीजा नहीं निकला। यही नहीं, G20 के शेरपा के स्तर पर भी प्रयास किए गए, फिर भी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ विमान एयरफोर्स 1 में सफर कर रहे अमेरिका से आए पत्रकारों को कवर करने का मौका नहीं मिला। CNN ने लिखा है कि व्हाइट हाउस राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर अपने देश के प्रेस के लिए इतनी कोशिश कर रहा था। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस से दूरी बनाकर रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं भारत में ना विदेशों में। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो अपने अधिकारियों से कहते हैं कि वे भारत के हर बड़े अधिकारी से बात करें ताकि उनके साथ चल रहे प्रेस को सवाल पूछने का मौका मिले। एक बार नहीं, अमेरिका ने कई बार प्रयास किया। बताइए, ये हालत है। राष्ट्रपति ट्रंप की छवि इतनी बुरी मानी जाती है, फिर भी वे कोविड के दौरान नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अंत में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कह दिया कि हमने तो बहुत कोशिशें की, अब मैं इसे पूरी तरह से भारत सरकार पर छोड़ती हूं। वही बताएगी कि ऐसा क्यों किया गया। रॉयटर्स ने इस खबर को इस तरह से लिखा है कि बाइडेन और मोदी ने रेल को लेकर समझौते पर चर्चा की, लोकतंत्र की चर्चा की, मगर अमेरिकी प्रेस को साइडलाइन कर दिया। रॉयटर्स ने लिखा है कि यूएस प्रेस कोर को एक वैन में बिठाकर एक तरफ कर दिया गया, बाइडेन मोदी की नजरों से दूर। ये इन पत्रकारों के लिए एक बड़ी अजीब स्थिति थी, क्योंकि आमतौर पर ये राष्ट्रपति को उनके घर में और दुनिया भर में हर जगह फॉलो करते हैं और उनकी सार्वजनिक सभाओं को रिकॉर्ड करते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर द्वारा बस कुछ तस्वीरें जारी कर दी गईं, जिसमें दोनों नेता दोस्ताना अंदाज में साथ बैठे देखे जा सकते हैं। सरकार ही वीडियो बनवाकर जारी कर रही है, ठीक उसी तरह से जैसे आप अपनी शादी का वीडियो बनवाते हैं और रिश्तेदारों को दिखाते हैं। आप नेताओं को इसमें हंसते खिलखिलाते देखते तो हैं, मगर सवालों का शोर अब शांत कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ये सब बता रही थी तो एक संवाददाता ने उनसे सवाल कर दिया कि जब किसी रिपोर्टर को जाने की इजाजत नहीं है
तब बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिल रहे हैं? इस तरह से वहां का प्रेस सवाल कर रहा है। इधर अपन के देश का गोदी मीडिया सवाल पूछने का तो छोड़ दीजिए, इस खबर को ही हाथ नहीं लगा पाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो प्रेस आ रहा है उसे कवर करने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे वक्त में जब दो नेता मिलते हैं तो प्रेस को कुछ समय के लिए वीडियो और फोटो लेने दिया जाता है। इसके लिए पूल स्प्रे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी भी अनुमति नहीं दी गई। आपको लगता है कि इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई है? व्हाइट हाउस की साइट पर जाकर अमेरिकी पत्रकारों और व्हाइट हाउस की सचिव के बीच जो बातचीत हो रही है उसका ट्रांसक्रिप्ट आप पूरा पढ़ सकते हैं। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। आपको पता चलेगा कि प्रेस को अनुमति नहीं मिलने का मामला कितना बड़ा है। जिस मुलाकात के लिए प्रेस की परवाह नहीं की गई, इजाजत नहीं दी गई, उस मुलाकात के बाद जो साझा बयान जारी किया गया उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी जोर था। जैसे अब लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेस और उसके सवालों को बाहर कर दिया गया है। साझा बयान का थोड़ा सा हिस्सा सुन लीजिए, फिर खुद से पूछिए कि इसे सुनकर आप क्या करेंगे। इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अपनी सरकारों से विश्वास और परस्पर समझ पर आधारित हमारे बहुआयामी वैश्विक एजेंडे के सभी आयामों में भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी में बदलाव लाने का काम जारी रखने का आह्वान किया। नेताओं ने इस बात पर पुनः जोर दिया कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, समावेशन, बहुलवाद और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों के साझा मूल्य जो हमारे देशों की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यही मूल्य हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। साझा बयान में सब है, मानवाधिकार भी है, लोकतंत्र भी है, स्वतंत्रता भी है, बस प्रेस को कवर करने की स्वतंत्रता नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एयरफोर्स वन में कहा है कि हम इसे काफी गंभीर मुद्दा मानते हैं। वो कहती हैं कि मैं खुद निजी तौर पर भी इसे गंभीर मुद्दा मानती हूं। भारत के मीडिया को तो आदत है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 2014 के बाद से उन्होंने कभी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यह आदत इतनी गहरी बैठ गई है कि भारत के मीडिया से अब यह सवाल गायब हो चुका है। लेकिन अब अमेरिका के मीडिया को भी भारत का मीडिया बनना पड़ रहा है। उसे भी ये आदत डालनी पड़ रही है कि अगर कोई सम्मेलन होगा, वहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे तो निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। वैसे लोग इस शो को देखते हुए हाथ उठाएं जिन्हें लगता है कि इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण अमेरिकी प्रेस को अपने राष्ट्रपति से भी सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिला। प्रेस सचिव करीन जॉन पियर ने कहा कि उनके लिए यह काफी सीरियस मामला है। आपने हमारे सामने अपना पक्ष रखा है, हम इसे गंभीरता से देखते हैं। मैं निजी तौर पर इसे गंभीर मुद्दा मानती हूं। हम जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, मगर आखिर में हमें वही करना होगा जो मेजबान ने तय किया है। प्रेस सचिव करीन जॉन पियर ने इसी जून की उस घटना का भी जिक्र कर दिया और कहा कि वह भी अजीब सा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक सवाल किया। आप जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना ने जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया तो उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। G20 के लिए भव्य मीडिया सेंटर बनाया गया है। यह हर कोई समझता है कि इस तरह के उच्च स्तरीय सम्मेलन में सभी पत्रकारों को जगह नहीं मिल सकती है। इस आयोजन को केवल मान्यता प्राप्त पत्रकार ही कवर कर सकते हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय से लेकर सरकार के अलग अलग चैनलों पर इसके जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो जनता के पैसे से बनते हैं। लेकिन सरकार ने बहुत साफ नहीं किया है कि अमुक वीडियो किस विभाग का है, उसके कॉपीराइट के नियम क्या हैं। इस कारण यूट्यूबर के लिए इनका इस्तेमाल करना मुश्किल है। पता नहीं कब सरकार का कौन सा विभाग इन वीडियो के इस्तेमाल करने पर यूट्यूब चैनल को कॉपीराइट नोटिस भेज दे और यूट्यूब चैनल बंद भी हो सकता है। लेकिन अगर सरकारी हो चुके प्राइवेट मीडिया के अलावा स्वतंत्र पत्रकार कवर करना चाहें तो उनके लिए मुश्किल है। इसके बाद भी हमने आप दर्शकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए 2 वीडियो बना दिए। ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं। हालत यह है कि प्रधानमंत्री के बयान का वीडियो भी नहीं दिखा सकते, जबकि सब कुछ जनता के पैसे से कवर किया जा रहा है। वैसे अब राष्ट्रपति बाइडेन भारत में नहीं, वियतनाम की राजधानी हनोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस सचिव ने कहा कि वहां करना थोड़ा आसान है और शांत भी रहेगी। यह हालत हो गई है। हम अपनी ताकत इसमें दिखा रहे हैं कि आप आइए, सोने चांदी की थाली में खाना खाइए, कुछ पूछिए नहीं, बस खिसक लीजिए।
सवाल जवाब मत कीजिए। एक तरफ अमेरिकी प्रेस को बाइडन मोदी वार्ता से बाहर कर दिए जाने की खबरें छप रही हैं, तो बीजेपी के उपाध्यक्ष जे पांडा ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया है, उस पर भी गौर कर लीजिए। जय पांडा ने कहा है कि चुनावों से पहले इस तरह की बातें होने लग जाती हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। अगर आप भारतीय चैनलों को देखेंगे, अखबारों या वेबसाइट को देखेंगे, आपको कई सारी आवाजें सुनाई देंगी। इनमें से ज्यादातर सरकार के खिलाफ हैं। इसके बाद भी आप तथाकथित ग्लोबल इंडेक्स जारी करते हैं जो पश्चिम के देशों के पूर्वाग्रह को दिखाते हैं। कोई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जिसमें भारत, अफगानिस्तान और लीबिया के बाद आता है, यह सही नहीं है। यह सवाल दुनिया भर में उठ रहा है और जवाब आपने गौर किया होगा। गोदी मीडिया आज के भारत की सच्चाई है। जय पांडा किस मीडिया की बात कर रहे हैं जिसमें सरकार से सवाल पूछने का शोर उन्हें सुनाई देता है? किस गोदी मीडिया में सरकार से सवाल है और जनता की आवाज है, आप बताइए। बीजेपी के उपाध्यक्ष जिन वेबसाइट का हवाला दे रहे हैं, क्या उनके नाम, उन्होंने नाम नहीं बताए, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या उनके नाम द वायर हैं, स्क्रोल है, आर्टिकल 14 है, कैरवन है, न्यूज लॉन्ड्री है या रिपोर्टर्स कलेक्टिव है? और फिर जय पांडा यह भी बता दें कि क्या उनकी सरकार इन वेबसाइट को विज्ञापन देती है। ये सवाल का जवाब वो नहीं देंगे, मगर इनके काम से सरकार क्रेडिट ले रही है कि भारत में पूछने की आजादी है। अब आप समझ गए। G20 को लेकर हंगामा खड़ा किया गया ताकि शोर में सब कुछ निकल जाए, मगर मीडिया का सवाल ऊपर आ ही गया। G20 दावा करता है कि ग्लोबल साउथ की आवाज उठाएगा, यानी ऐसे देश जो हाशिए पर हैं। लेकिन आज की दुनिया में मीडिया अपने आप में ग्लोबल साउथ बन चुका है। मीडिया के इस ग्लोबल साउथ पर G20 में कोई चर्चा नहीं। जो काम G20 नहीं कर सका, वो काम द वायर ने कर दिखाया। 20 मीडिया संस्थानों के संपादकों, पूर्व संपादकों से बात कर एक मीडिया 20 का आयोजन कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक रचनात्मक घटना है। वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने इस सम्मेलन का संचालन किया, जिसमें इटली, म्यांमार, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, यूके, लेबनान, कनाडा और भारत से एनराम ने हिस्सा लिया। रफाल मामले में खोजी पत्रकारिता करने वाली संस्था मेडियापार के संपादक ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन, ग्लोब एंड मेल, इटली का ला रिपब्लिका, म्यांमार नाउ, दक्षिण अफ्रीका से द हेरल्ड और वीकेंड पोस्ट, तुर्की का हुर्रियत और लेबनान का एक अखबार भी शामिल हुआ। सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि G20 में महिलाओं के लिए W20 है, नागरिक समाज के लिए C20, कारोबारियों के लिए B20, जलवायु परिवर्तन के लिए C20 और इस तरह की तमाम बैठकें हुई हैं। तो मीडिया के लिए भी M20 हो सकती थी। उन्होंने कहा कि G20 के नेताओं को यह संदेश देना होगा कि अगर उनके देशों में मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो वे जिन समस्याओं का हल ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं, उनमें से किसी का समाधान नहीं किया जा सकता है। It occurred to some of us here in the media in India, and we formed an organizing committee a few months ago to prepare for this M20 media summit, that we should take the lead ourselves and bring together colleagues from around the G20 so we could both have a conversation between ourselves or among ourselves on the problems that we face, and also send a clear message to the leaders of the G20 who will soon gather for their summit in New Delhi, that none of the problems that they hope to solve can be handled if the media in their countries are not free. इस M20 की ऑनलाइन बैठक करना ही अपने आप में एक चुनौती रही होगी। ऑनलाइन आयोजनों को भी बाधित किया जा सकता है, इसलिए अंतिम समय तक M20 की बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। इस हालत में प्रेस की संस्थाएं काम कर रही हैं। इस बैठक में सभी पत्रकारों ने अपने अपने देश के अनुभव साझा किए, जिससे यह बात निकल कर आई कि G20 के देशों में कई जगहों पर कानून का दुरुपयोग कर पत्रकारिता को अपराध बना दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में पत्रकार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। रूस और चीन जैसे देशों में स्वतंत्र पत्रकारिता करना नामुमकिन होता जा रहा है। अमेरिका में भी विसिल ब्लोअर हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। कई G20 देशों में पत्रकारों पर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। बेहद दबाव वाला मीडिया बिजनेस मॉडल के साथ साथ
बिग टेक प्लेटफॉर्म गूगल, मेटा और ट्विटर यानी एक्स जैसे मध्यस्थों की बढ़ती ताकत पर भी चर्चा हुई। फर्जी खबरें, दुष्प्रचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर भी बात हुई। पेगासस को लेकर भारत में बात बंद हो गई है, जबकि संसद में विपक्ष ने इस पर बहस की मांग की थी। पेगासस पर भी प्रधानमंत्री ने संसद में बयान नहीं दिया, लेकिन पोलैंड की संसद की एक समिति ने पेगासस को सही पाया है। फ्रांस और पोलैंड में सरकार ने ही खुद जांच की और कार्रवाई की। आपको याद होगा कि गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से सबूत मांग दिया कि दीजिए कैसे जासूसी हो रही है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि खतरा पाठकों और दर्शकों पर भी आने वाला है। यह खबर 6 सितंबर की है। पोलैंड की सरकार ने पेगासस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे जारी किया है वहां की संसद की समिति ने। 1.5 साल तक चली इस जांच में पाया गया है कि 2019 में पोलैंड के चुनावों में पेगासस के इस्तेमाल से विपक्ष के नेताओं की जासूसी हुई और इसका चुनाव पर बहुत बुरा असर पड़ा। मशीन द्वारा किए गए अनुवादों के हवाले से प्रेस में रिपोर्ट हो रहा है कि समिति ने लिखा है कि पोलिश कानून के तहत पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पेगासस को लेकर पोलैंड के मीडिया में रिपोर्टिंग बंद नहीं हुई। इसी मार्च की खबर है कि पोलैंड में विपक्ष के एक मेयर का फोन 2018-19 में पेगासस से हैक किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति के फोन पर भी पेगासस के हमले की बात सामने आई थी, जिसके बाद वहां सरकार ने ही जांच की। फ्रांस के खुफिया विभाग ने जांच कर पुष्टि की थी कि 3 पत्रकारों पर पेगासस से हमला हुआ था। भारत में इन सब सवालों की क्या हालत है आप जानते हैं। यही नहीं, मीडिया 20 में इस पर भी चर्चा हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर गूगल, मेटा, ट्विटर से मीडिया को किस तरह की चुनौतियां मिल रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एडिटर ने पाठकों के नाम खुला पत्र लिखा है कि उनके यहां जो भी छपता है उसे इंसानों ने जांचा परखा है, मशीनों ने नहीं। एआई नया कुछ नहीं खोज पाता, जो सूचनाएं पहले से मौजूद हैं उसी का घोल मट्ठा बनाता रहता है। तुर्की G20 का सदस्य है। यहाँ के बड़े अखबार हुर्रियत के पूर्व पत्रकार इपेक येज़दानी ने बताया कि 90% मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के कब्जे में है, बल्कि सरकार ही मालिक है। सरकार से सवाल करने के कारण येज़दानी को नौकरी से निकाल दिया गया और सरकार के करीबी बिजनेसमैन ने उनके अखबार को खरीद लिया। ये कहानी और कहां घटी है, जरा आप याद कीजिए। प्रेस फ्रीडम के मामले में तुर्की का स्थान 185 देशों में 155वें नंबर पर है। भारत का स्थान तुर्की के नीचे है, 161वें नंबर पर है। तुर्की में पत्रकार अब संगठित होने लगे तो 45 पत्रकारों को बिना नोटिस के निकाल दिया गया। इन सभी का सामूहिक अनुभव 181 साल का था। इस तरह से पत्रकार बर्बाद किए जा रहे हैं। 1 साल में वहां 40 पत्रकारों को जेल की सजा हुई है। तो इस तरह से पत्रकारों को खत्म किया जा रहा है। उसके बाद बारी आने वाली है आपकी, यानी आप जनता की, जो अखबार के सामने पाठक और टीवी के सामने दर्शक बनकर बैठते हैं। मीडिया 20 का आयोजन द वायर ने किया है। आप पूरी बातचीत द वायर के चैनल पर जाकर जरूर सुने, खासकर अगर आप पत्रकार हैं या पत्रकारिता के छात्र हैं तो। However, right now, more than 90% of the mainstream media in Turkey is either under the control of the government or directly owned by the government. So, there are some small-scale independent websites and TV channels and some small-scale newspapers who are trying to survive with tight budgets and under harsh conditions in Turkey. But this doesn't change the fact that more than 90% of the mainstream media is controlled by the government. In recent years, we have seen a rise in journalists who are being subjected to physical and verbal threats as well as harassment. These could be in person, but for the most part, I would say in social media. That is a big problem that we are experiencing, and this is particularly prevalent in lead up to elective conferences of political parties, as well as the run up to elections. And we've got an election, a national general election coming up next year as well. So then we generally see an increase in this kind of harassment and attacks. They come from all corners, politicians, cabinet ministers even, who would be the ones that are starting off these smear campaigns, targeting a specific journalist perhaps, or even a group of senior established journalists, those who are particularly critical
We see this on social media, and then you have a situation where their supporters are then coming for those journalists too, and then begin harassing them and intimidating and even threatening them. G20 में जितने भी नेता लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, आप वहां के प्रेस की हालत देख लीजिए। लोकतांत्रिक मूल्यों की किताब से इन्होंने प्रेस का पन्ना फाड़कर फेंक दिया है। दिल्ली में G20 देशों का झंडा लहरा रहा है, मगर इन देशों के भीतर प्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं। रूस के एक पत्रकार को नोबेल पुरस्कार भी मिला, उसे वहां की अदालत में अब साबित करना है कि वह विदेशी एजेंट नहीं है। म्यांमार नाउ के संपादक स्वे विन ने बताया कि उनके देश में एक पत्रकार पर तरह तरह के मुकदमे लाद दिए गए। सेना की अदालत ने चंद मिनटों में 20 साल की सजा सुना दी। म्यांमार G20 का सदस्य नहीं है, मगर अमेरिका और चीन वहां की सैनिक सरकार को हथियारों की सप्लाई करते हैं। खबर छपी है कि लंदन में म्यांमार के लोगों ने प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव डालें कि भारत म्यांमार को हथियारों की सप्लाई ना करे। लेबनान के अखबार रासिफ 22 के संपादक करीम सक्का ने कहा कि अरब देशों में कुछ अमीर देश हैं, कुछ गरीब भी, मगर हर जगह सेंसरशिप का प्रकोप है। उन्होंने बहरीन, इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात में पत्रकारों और ब्लॉगर के जेल में डाल दिए जाने के कई उदाहरण भी दिए। फाइनेंशियल टाइम्स के बोर्ड के निदेशक जेम्स लेमोंट ने कहा कि उनके अखबार के संवाददाता 33 देशों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता है कि उन देशों में प्रेस का किस तरह से दमन हो रहा है। पत्रकारों ने कहा कि पत्रकारिता का पेशा ही खत्म होता जा रहा है। इस मुश्किल हालत में उसके अस्तित्व का बचे रह पाना आसान नहीं। दुनिया भर में मीडिया को कुचला जा रहा है। इसका नुकसान सीधे सीधे जनता को होने वाला है और G20 को इसकी फिक्र नहीं है। भारत में हजारों छात्र जो पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। जिस पेशे में आपका भविष्य बनना है, उसे खत्म करने के तरीकों का अध्ययन आज से ही शुरू कर दीजिए और जानिए कि सरकारें किस तरह से दमन कर रही हैं। और दर्शक यह सोचें कि क्या वाकई आप बिना स्वतंत्र मीडिया के किसी भी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।